प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी तक हमने जो है आंकड़ों का जो प्रबंधन था उसमें हमने जो है बहुलक, माध्य और माध्यक पढ़ा। आंकड़ों के प्रबंधन में और इसमें एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो है दंड आलेख। मैं आशा करता हूं कि जो बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आपकी समझ में सभी आ रही होंगी और आपने जो है अपने पास पेन, पेंसिल और जो भी गणित की किताब है वो आपने अपने पास रखी होगी और इसको आप घर में अपना कार्य भी कर रहे होंगे। जब पढ़ाने के बाद जो अन्य जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं उनको कर रहे होंगे। तो प्यारे छात्रों, दंड आलेख आपने पहले भी पढ़ा। उसमें कक्षा 6 में आपने पिक्टोग्राफ जो चित्रालेख थे उसके बारे में आपने पढ़ा और आज मैं आपको दंड आलेख के बारे में समझाऊंगा। वैसे दंड आलेख आप कक्षा 6 में इसके बारे में हल्का सा जिगर था। दंड आलेख जो है हम इसमें समान चौड़ाई के दंड बनाते हैं। हम इस तरह से समान चौड़ाई के इसमें हम दंड बनाते हैं और इन दंडों से जो है हमें बहुत सारी सूचनाएं जो है बहुत जल्दी मिल जाती हैं। सूचनाएं हमें बहुत जल्दी मिल जाती हैं और हम इनसे जो है निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी से निष्कर्ष निकालते हैं। प्यारे छात्रों, यहाँ पर मैं आपको आपके ही बुक का एक क्वेश्चन जो है आपको इससे अधिक जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले ये दंड आप जो है समझ जाएंगे कि ये दंड इस तरह से आपको बनाना होता है और ये तो आप जानते हैं कि ये जो दो रेखाएं होती हैं इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के लंबवत जिसे कहते हैं, इस तरह से आपको इसमें दंडालेख बनाना होता है और फिर जो है समान चौड़ाई के दंडों द्वारा जो सूचनाएं एकत्रित होती हैं, जिस प्रकार की आपको सूचनाएं होती हैं, आंकड़ों और संख्याओं का जो निरूपण होता है उसको जो है हम क्या कह सकते हैं, दंड आलेख कह सकते हैं। यानी दंड आलेख वो है जिसमें हम समान चौड़ाई के दंडों द्वारा संख्याओं या आंकड़ों का निरूपण करते हैं, उसको जो है हम जो है दंड आलेख कह सकते हैं। फिर दंड आलेख से हम बहुत सारी चीज़ों और चीज़ें भी निकाल सकते हैं, जैसे औसत हो गया, बहुलक हो गया, अनुपात हो गया और प्रतिशत हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो है एक जो है हम जल्दी से जो है सूचनाओं का, जब हमें सूचनाओं का संगठन और संग्रह हमारे पास रहता है और हम उसको बार ग्राफ के रूप में जो है दंड आलेख के रूप में सजाते हैं तो हमें इसमें बहुत सरलता होती है और बहुत जल्दी ही हम जो है उनका विश्लेषण और निरूपण करते हैं। तो चले आपको एक उदाहरण आपको समझाते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि 6ठी और 7वीं कक्षा के 200 बच्चे थे। ध्यान दें आप, 6ठी और 7वीं में कक्षा में 200 बच्चे थे और उन 200 बच्चों से पूछा गया कि भाई आपका जो है मनपसंद रंग कौन सा है। तो मनपसंद रंग विद्यालय में जो है विद्यालय का पेंट कराना था विद्यालय पे, तो विद्यालय पे पेंट कराने के लिए जो है बच्चों से सर्वे किया गया कि भाई आपका मनपसंद रंग कौन सा है। तो यहाँ पर ये बात सामने आई, ये आपकी बुक में है। तो ये जो है मनपसंद रंग जो है मनपसंद रंग और यहाँ पर जो है आपके विद्यार्थियों की संख्या। मनपसंद रंग जो है यहाँ पर लाल हो गया, हरा, नीला, पीला और नारंगी। ये यहाँ पर रंग हो गए। इसमें जो है विद्यार्थियों की संख्या 43 है, इसमें 19 है, इसमें 55 है, इसमें 49 है और इसमें 34 है।
ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है आपने देखना है इसमें कि यहाँ से पता आपको लग रहा है कि सबसे जो ज़्यादा पसंदीदा रंग है वो है यहाँ 43 है, यहाँ 49 है, यानी 49 पीला रंग सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो पसंद वाले हैं वो है हरा। तो इस प्रकार से जो है हम इसका एक चार्ट, एक जो है दंड आलेख बनाते हैं। तो दंड आलेख के लिए सबसे पहले हमें जो है एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है। हम एक जो है पैमाना मानेंगे कि भाई पैमाना किस हिसाब से जो है हम उसको ग्राफ पेपर पे बनाएं। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि भाई सबसे बड़ा आंकड़ा जो है, सॉरी 55 यहाँ पर नीला रंग था, 55 जो है यानी 55 बच्चे जो है क्या करना चाह रहे हैं, नीला यानी विद्यालय जो ज़्यादा मेजॉरिटी है वो 55 थी, न कि 49, है ना। तो यहाँ पर जो है हम अब जब आंकड़े ज़्यादा होते हैं, उन ज़्यादा आंकड़ों में जो है हमें असुविधा होगी, हमें बार ग्राफ में खींचने के बाद जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है, तो इसके लिए हम जो है एक स्केल चुनते हैं कि 1 इकाई बराबर, अगर हम 10 विद्यार्थी चुन लें तो हमारे पास हाईएस्ट आंकड़ा 55 है, तो थोड़ा हम इससे थोड़ा ऊपर तक ले लेते हैं, यानी हम इसको 60 तक ले सकते हैं, इसको हम 60 तक ले सकते हैं और 0 से शुरू करके। तो पहले हम इसको मान लेते हैं 1 इकाई बराबर 10, 1 इकाई, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं बुक से देख लूँगा। इसका हम 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी ले लेते। 1 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी, 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। अब हम इसको हम ऐसे बना लेंगे, एक आप ये कह सकते हैं एक तिरछी रेखा और एक बड़ी रेखा, ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास स्केल नहीं है, लेकिन आप स्केल से इसको बनाएंगे तो बराबर बराबर दूरी पर जो है आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर जैसे आपका ये 0 हो गया, यहाँ पर आपने माना 10 ले लिया, थोड़ा यहाँ पर आपने 20, ये बराबर दूरी पर होनी चाहिए, ये 30, ये 40, 50 और 60, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो डाटा है वो 55 का है। अब हमने देखना है कि इसमें लाल रंग 43 पे है, लाल रंग 43 पे आपने देखा होगा कि जो आपके पास ग्राफ पेपर होता है, उस ग्राफ पेपर में एक स्क्वायर में जो है 10 लाइन होती हैं बीच में, तो वहाँ वो बहुत सरल है आपके लिए। तो यहाँ पर हम जो है लाल रंग जो विद्यार्थी पसंद करते हैं वो है 43, तो यहाँ 40 हो गया, 40 के बीच जो है 40 और 50 के बीच यानी 10 वो है, तो यहाँ बीच में 55 हो गया, यहाँ बीच में 55 हुआ, तो 55 से 2 नीचे जो है 43, तो 43 के आसपास आप यहाँ पर जो है ये कर लेंगे, एक समान चौड़ाई के होने चाहिए ये, और आपने इसको जो है 43 पे जो है क्या कर दिया, इसको ये हो गया आपका लाल रंग। ये 45 से थोड़ा नीचे होना है इसने, 45 ये हो गया, तो 43 आप यहाँ पर ये ले सकते हैं, 43 ये हमने लिख दिया लाल रंग। चाहे तो आप इसके ऊपर भी 43 लिख सकते हैं, वैसे आवश्यक नहीं क्योंकि यह यहाँ पर आपको बता ही रहा है, लेकिन आपको समझने के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हरा रंग है 19, यानी ये जो है 20 के आसपास है, क्योंकि यहाँ जो है आपको 15, पहले 15 को क्लासिफाइड करना पड़ेगा, यहाँ 15 है, फिर जो है 4 कॉलम ऊपर, तो 19 यहाँ पर करीब आएगा। तो यहाँ पर आप स्केल रख के 19 यहाँ पर और इस 19 यहाँ पर ले लिया माना मैंने, और ये 19 जो है ये 19 हो गया। ध्यान रहे इनकी चौड़ाई आपस में बराबर होनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्केल नहीं है, और आप स्केल से जब इसके बनाएंगे तो इनके बीच की जो दूरी है वो समान होनी चाहिए, और आपको आपके जो ये दंड बन रहे हैं उनकी चौड़ाई भी आपस में बराबर होनी चाहिए। अब है नीला, नीला रंग है 55,
नीला रंग 55 है, तो 55 यहाँ जाहिर सी बात है 60 इसके बीच जो है ठीक इसके मध्य में आएगा, क्योंकि 50 और 60 का जो योग है वो 110 है, और 110 में अगर 2 का भाग देंगे तो 55 हुआ, तो इसका मतलब इसका औसत बीच इसका मतलब इसका 55 यहाँ पर है, तो 55 यहाँ पर है, तो हमने 55 जो है करीब करीब यहाँ पे मान लिया ये, और यहाँ पर ऐसे खींचा, और ये इसको आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ चौड़ाई आपकी बराबर होनी चाहिए, ये 55 हो गया। ये रंग है आपका, ये हरा था, ये नीला, ये हरा और ये नीला, हरा और ये नीला हो गया। उसके बाद है पीला, पीला जो है 49 है बच्चे, तो पीला जो है 49, तो 49 यहाँ पर आ जाएगा, ये इस प्रकार से 49 यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा दूर यहाँ पे ले आ जाएंगे, तो ये 49 जो है ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये जो है पीला पीला हो जाएगा, ये पीला हो गया, पीला रंग। उसके बाद अगला है आपका नारंगी, तो नारंगी जो है 34 है, तो 30 के बाद यहाँ 4 और करेंगे आप यहाँ पर, तो करीब करीब 34 यहाँ पर आएगा, ये इसको हम आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और ये 34, ये जो है आपका कौन सा रंग है, नारंगी रंग है, नारंगी रंग, नारंगी रंग। आपको जब आप पुस्तक पढ़ेंगे इसको तरीके से, तो कई प्रकार के प्रश्न आप इसमें स्वयं भी बना सकते हैं, कई प्रकार के। अब यहाँ से आपको सब, यहाँ से सीधे कोई अगर देखेगा तो उसे पता चल रहा है कि भाई नीला जो है विद्यार्थियों के, जो नीला रंग है उसे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए विद्यालय को जो है नीले रंग से ही जो है उसकी पुताई की जाएगी, नीले रंग से पुताई की जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया कि विद्यार्थियों की जो संख्या हमने 10 का स्केल माना, तो वो यहाँ पर क्योंकि आंकड़े हमारे पास 55 तक थे, तो इसलिए हमने 10 का स्केल माना। जब बड़े आंकड़े होंगे तो उसमें 100 के, 1000 के और लाख के भी आपको जो है स्केल मानने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे पास पेपर में उतना उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है क्या कर सकते हैं, इसका स्केल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ 5 रंग हैं, किन किन बच्चों पे, किन किन रंगों पे सर्वे हुआ था, लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी, ये, और किन बच्चों ने कितने किस किस कलर को जो है पसंद किया। प्यारे छात्रों, अब मैं आपकी एक्सरसाइज पे आता हूँ। एक्सरसाइज आपकी ये 3.3 है। इसमें मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा और आपने ये नोट कर लिया होगा क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही तमाम आंकड़े जो भी, चाहे भारत की जनसंख्या से संबंधित हों, चाहे उत्पादन से संबंधित हों, या किसी भी फील्ड में हो, इन्हीं का सहारा लिया जाता है। तो आप इसको जो है नोट कर लें। अब आपके पास 3.3 में एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं, और एक आपके पास जो है यहाँ पर दंड आलेख बनाया गया है। मैं पहले दंड आलेख बना देता हूँ। यहाँ पर एक दंड आलेख बनाया गया है। यहाँ पर ये 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यहाँ पर जो है ये आपके पास कुछ विद्यार्थियों द्वारा जो है पालतू जो वो हैं जानवर हैं वो पाले गए हैं। तो यहाँ पर कुत्ते जो है, पहले कुत्ते कितने बच्चों ने पाले हैं, तो कुत्ते 8 बच्चों ने, ये जो है यहाँ पर आप ये बना हुआ है आपके पास। उसके बाद बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ 10 पे है, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, और ये 10 पर है,
उसके बाद खरगोश 2 पर है, खरगोश 2 पर है, और हैमस्टर जो है 4.5 यानी 5 पर है, ये 5 पर है, 4.5 ये हो गया, ये हो गया। और उसके बाद अन्य जो है वो 2.5 पे है, तो ये 2.5 पे है, चाहे मैं आपके उसके लिए लिख देता हूँ 2.5, या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से ऐसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुत्ते बिल्लियाँ, यहाँ पर जो है ये कुत्ते हैं, ये बिल्लियाँ हैं, उसके बाद खरगोश, खरगोश है, खरगोश के बाद जो है हैमस्टर है, और उसके बाद है अन्य। ठीक है, तो छात्रों, प्यारे बच्चों, इसमें जो है अब आपके लिए प्रश्न होते हैं कि कौन सा पशु अधिक लोकप्रिय है, कौन सा पशु अधिक लोकप्रिय है, यानी जिसका दंडालेख सबसे ऊपर गया होगा, जिसका जो दंड है वो सबसे ऊपर गया होगा, यानी बिल्लियां जो हैं सबसे अधिक पाली गई हैं। और फिर कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, तो कुत्ता जो है कितने पर, ये 8 पे है करीब इसका वो, तो कुत्ते जो है 8 बच्चों का, 8 जो है 8 विद्यार्थियों का जो है पालतू पशु है। ये आप बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इन दंड आलेखों से जो है बहुत ही सरलता से जो है आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी आंकड़ों का जो है, किसी भी प्रकार के आंकड़ों का जो है क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनका जो है निरूपण कर सकते हैं, और अन्य जानकारियां भी इससे। अब यहाँ से जो है आपको बहुलक भी निकाल सकते हैं, इन कि भाई जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है, या इनका औसत निकालना है तो औसत भी निकाल सकते हैं, बिल्ली कुत्ते का अनुपात निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इस डाटा से आप जो है निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं 2-3 क्वेश्चन आपको ये करा लेता हूँ कि जिससे जो है आपको सरलता रहे और आपके दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में ये जो है आ जाए। यहाँ पर जो है एक आलेख बनाया गया है, मैं आपको पहले वो आलेख बना देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर जो है स्केल इन्होंने 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 ये है। अब इसमें कह रहा है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं आपके सामने। ये आलेख कह रहा है कि 5 क्रमागत वर्षों में एक बुक सेलर के द्वारा जो है पुस्तकें बेची गई और उनका हिसाब किताब जो है उसने इस दंड आलेख में दिया है। तो इस दंड आलेख में दिया है, तो उस आधार पर आपको जो है इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें जो है ये 1989 में करीब 170, तो 170 यहाँ पर जो है 150, तो यहाँ पर 150 होगा, तो थोड़ा ऊपर होगा 170, यहाँ पे हो जाएगा 170, तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं, मैं 170 लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद 1990 में करीब करीब जो है 1990 में
475 के आसपास ये मेरे को दिख रहा है, तो 1990 ये 450 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर इसका भी और आधा 475 यहाँ पे आ जाएगा करीब करीब यहाँ पे। तो ये 475 आपका 475 ये हो जाएगा। उसके बाद ये 1989 है, 1989 है, ये 90 है। उसके बाद ये 91 में है, तो 91 में करीब करीब जो है 91 में 300 के आसपास आ रहा है। तो 91 में जो है करीब करीब 300 ये हो जाएगा, तो 300 के करीब ये हो जा रहा है। इसको ये 91 हो गया। 92 में जो है करीब 225 हो रहा है, तो 50 ये है, तो यहाँ पर इधर यहाँ पे आ जाएगा करीब करीब 225 इधर यहाँ पे ये हो जाएगा करीब करीब 92 में 1992 में, और 93 में करीब करीब 600 पर ही है पूरा। तो 93 में आपका यहाँ से इसके ये जो है ये 1993 ये करीब 600 है। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे लिख रहा हूँ 225 है ये जो है 91 में करीब 300 के आसपास है ये, और 90 में जो है 475 के आसपास है ये लगभग हो सकता है। इसमें हमने जो है 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें ली। 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें, 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें। तो ये प्रश्न आपको कह रहा, प्रश्न अब इसमें पूछे जा रहे हैं कि वर्ष 1989, 1990 और 92 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। जैसे मैं बता रहा था आपको कि भाई 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई, तो 1919 में करीब करीब, क्योंकि इसमें 170 मैंने लगभग लिखा है ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने 150 होगा, तो 150 के बाद जो है वो 200 से थोड़ा नीचे है, तो वो लगभग 170 के आसपास जो है पुस्तकें बिकी। उसके बाद क्या 90 में जो है कितनी पुस्तकें बिकी लगभग, तो लगभग 90 में जो है आप 475, इसको आप देख सकते हैं क्योंकि 450 यहाँ पे आएगा, तो 450 यहाँ पे आएगा, तो 475 फिर उसका भी हाफ करेंगे तो ये 475 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप प्रत्येक वर्ष में जो है कितनी पुस्तकें बेची गई उनका जो है लेखा जोखा आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई। तो 475 पुस्तकें जो है आपने जो है 90 में बेची गई। आपके क्लियर, आपके जो है दंडालेख से पता चलता है कि जो है 475 पुस्तकें जो है कब बेची गई। फिर जो है किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो 225 पुस्तकें भी आपको पता चल रहा है कि भाई 1992 में जो है 225 पुस्तकें बेची गई। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। किन वर्षों में 250 से, अब 250 से कम हमें देखना पड़ेगा, यानी 250 से कम ये किए हैं, यानी 1992 में, और एक 1989 में जो है 250 से कम पुस्तकें बेची गई। उसके बाद जो है आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आपने 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। 1989 में जो है 1989 में जो है आपने देखा कि भाई कह रहे हैं आप आकलन किस प्रकार करेंगे। पहले तो हम जब आकलन करते हैं तो हम एक स्केल लेते हैं, हम कर सकते हैं उसका आकलन, और करीब जब हमने स्केल माना कि भाई 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें हैं, तो हम इसका आकलन कर सकते हैं कि भाई ये 100 और 200 के बीच में जो है यहाँ पर हमने जो है इसका माना कि भाई ये 150 होगा, ये 150 होगा।
अब 150 और 200 के बीच फिर जो है यहाँ पर 175 होगा, वो ऊपर होगा थोड़ा, तो इसलिए जो है हम इसका इस तरह से इसको जो है क्या कर सकते हैं, इस डाटा का निष्कर्ष कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है मैं इसको जो है अब आपके लिए छोड़ देता हूं और अब बता देता हूं। इसके लिखा हुआ है कि कक्षा 6 में विभिन्न विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी, इनको जो है दंड आलेख से, तो मैं ये बता देता हूं आपको, ये कक्षा है और ये जो है विद्यार्थियों की संख्या है, कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या है। तो ये 5वीं है, 5वीं में 135, 6ठी में 120, 7वीं में जो है 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90, 9वीं में 90 और 10वीं में 80, 10वीं में 80 बच्चे हैं, विद्यार्थियों की संख्या ये है। तो इसमें अब आप देखेंगे, ये इसमें प्रश्न पूछा गया है कि आप स्केल कैसे लेंगे, आप स्केल कैसे लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे जो छोटी संख्या है वो जो है, या सबसे बड़ी संख्या 135 है और सबसे छोटी संख्या 80 है। तो हम इसमें करीब करीब ये मान के चलें कि 20 का स्केल ले सकते हैं हम, 20 का, क्योंकि 10 का लेंगे तो हमें परेशानी होगी और लंबा हमें जो है ग्राफ करना पड़ेगा, इसलिए हम 20 का स्केल ले सकते हैं। तो फट से जो है आपने किया, यहाँ 0, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ 100, यहाँ 120, यहाँ 140। हमने 140 इसलिए लिया कि थोड़ा उससे अधिक आंकड़ा लेते हैं। जहाँ 135 है तो 135 हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है, तो 135 में जो है थोड़ा हम उससे बढ़ के ले लेंगे तो 140 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये आपके लिए जो है होमवर्क भी है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस संख्या में न्यूनतम। जब आप इसका दंड आलेख खींचेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा, वैसे आपको इस चार्ट से भी पता चल रहा है कि इस कक्षा में जो है 5वीं कक्षा में जो है सबसे अधिक विद्यार्थी हैं और 10वीं कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से जो है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कक्षा 6 में हमारे पास कितने बच्चे हैं, कक्षा 6 में हमारे पास 120 बच्चे हैं, तो 120/100 यानी 6/5। तो प्यारे छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप घर में जो है इस पर मेहनत करते रहिए गणित पे, क्योंकि पीपुल ऑफन बिलीव दैट mathematics is a tough subject, but it is, I think it is very fatalistic approach. Mathematics is very easy subject and you can do everything. So thank you.